इट्स अ ग्रेट गेम ऑफ डीप स्टेट्स। बांग्लादेश इस समय दुनिया की खुफिया एजेंसियों का एक तरह से बड़ा अड्डा है। इसमें कहीं से पैसा है, किसी के इंटेंशन है, यूनुस जैसे चेहरे हैं, बड़ा CIA या फिर बड़े देशों का पैसा है और पॉलिटिकल इस्लाम है। इंदिरा गांधी ने शायद इनफॉर्मल बातचीत में ये कहा था उनसे कि आपने ये क्या कर दिया, आपने सेना भेज दी है और वहाँ पर अब अमेरिका और पाकिस्तान, सऊदी अरब आ गए, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हिंदुस्तान कश्मीर लगा हुआ है वहाँ से। उस दौरान कहते हैं कि ब्रेजनेव ने ये कहा था कि मिसेस गांधी आपने जो गलती 71 में बांग्लादेश में की वो मैं नहीं करूँगा। इंडिया को उकसाकर आप उस लेवल पर ले जाएं जहाँ पर मिलिट्री कार्रवाई हो। इस समय थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है भारत के लिए, गुस्सा बहुत आता है कि देखिए ये वही देश है जो हमारे लिए बातें कर रहा है। दशकों तक ऐसा ही करती रही कि देखिए ये रॉ करा रही है, ये रॉ कराती है, जहाँ पर कोई अटैक होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, ये रॉ का काम है। ये ISI का पूरा गेम है और ये एक बड़ा वो चेहरा भी दिखाता है कि अल्टीमेटली इस्लाम कहीं ना कहीं हावी होता है। अगर आर्मी की बात है तो मुझे लगता है कि वो सुबह का नाश्ता कलकत्ता में करेंगे और दिन का लंच वो ढाका में आराम से कर सकती है भारतीय आर्मी। ये इसमें कोई दौराय नहीं है। शेख हसीना लास्ट तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, उनको देश छोड़ना पड़ सकता है। अभी थोड़ा हमने सख्त संदेश देना शुरू किया है, पहले तो वो भी नहीं देते थे। संतोष को पैदा किया जाता है, आर्टिफिशियली पैदा किया जाता है। भाई अगर आपको शेख हसीना से प्रॉब्लम थी तो शेख हसीना को भगा दिया था आपने, फिर तो आप जश्न मनाते। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था आपका? और यही संदेश संभवतः दुनिया में जाएगा कि एक देश जो कि आपसे बड़ा है, जिस दिन चाहे आपको पीट सकता है, मतलब धर के दो दे सकता है। सब्र का इम्तिहान ना लें। सब्र का इम्तिहान आप कब तक लोगे? नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कभी मित्र हुआ करता था, आज वहां से दुश्मनी की चिंगारियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। हाल ही में 16 दिसंबर को विजय दिवस था, वो दिन जिस दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, वो भी भारत की मदद से। 1971 में जो बांग्लादेशी जनता भारत के प्रति बहुत प्रेम रखती थी और इस बात का एहसान भी जताती रहती थी कि हमारा एक अलग देश बनाया, उस पाकिस्तान से हमें मुक्ति दिलाई जिसने ज्यादती कर रखी थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद से जिस तरह से उन्हें देश से भागना पड़ा, उसके बाद जो हालात बांग्लादेश के अंदर बन रहे हैं वो भारत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध इस तरह से बिगड़ना शायद भविष्य में दोनों देशों के लिए कुछ चिंता की बात जरूर नजर आ रहे हैं। हाल ही में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बांग्लादेश में एक इंकलाब मंच के प्रमुख चेहरों में से गिने जाने वाले जो व्यक्ति उस्मान हादी, उनके ऊपर हमला होता है और उसके बाद शुरू हो जाती है एक अलग ही राजनीति। भारत की तरफ आंखें तरेरने की बांग्लादेश की कोशिश। भारत सदी हुई प्रतिक्रिया देता रहा है, लेकिन क्या अब भारत को कड़ी प्रतिक्रिया देने की जरूरत है? भारत और बांग्लादेश के संबंध किस तरफ जा रहे हैं और बांग्लादेश में भारत विरोधी ये आग कहीं पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई कोई चिंगारी तो नहीं है? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग पुनेठा जी। अनुराग जी, ये जो हम अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं और पिछले एक साल से जब से शेख हसीना वहाँ से उनको भागना पड़ा है और भारत में उन्होंने शरण ली है, नोबेल पीस पुरस्कार वाले जो वहाँ पर सरकार संभाल रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उनके राज में जितनी अराजकता बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, शायद पिछले कई सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन हाल में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, ख़ास तौर से जिस उस्मान हादी की बात हो रही है, उसने एक नक्शा भी शेयर किया था कि जिसमें 7 सिस्टर्स यानी भारत के जो पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं उनको बांग्लादेश में दिखाना, पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर को दिखाना, ये सीधे सीधे वो हरकत है जो हम पाकिस्तान से तो उम्मीद रखते थे लेकिन बांग्लादेश से नहीं। ये बदलते हुए हालात क्या हैं? देखिए, हालात तो बहुत चिंताजनक हैं ऑप्टिक्स के लेवल पर, और ये भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक है। पिछले तकरीबन 1 सवा साल से जब से कि शेख हसीना को वहाँ से एक तरह से भगाया गया है और वो भाग कर हिंदुस्तान आई हैं, अगर आप कहें तो मैं उसको थोड़ा सा सिनेमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। धुरंधर का ज़माना है, धुरंधर में लोग देख रहे हैं। इट्स अ ग्रेट गेम ऑफ डीप स्टेट्स। बांग्लादेश इस समय दुनिया की खुफिया एजेंसियों का एक तरह से बड़ा अड्डा है, जिसमें CIA है, ISI है। भारत की खुफिया एजेंसी हो सकता है भारत के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ कर रही हो, लेकिन अभी तो वो बड़ा ग्रेट गेम दिखाई देता है।
जिस अंदाज में वहाँ पर ये पूरा का पूरा जुलाई रिवोल्यूशन टाइप का क्रिएट किया गया और उसके बाद वहाँ से शेख हसीना को ड्रामेटिक अंदाज में भागना पड़ा, उसके बाद से उन्होंने जो जिस लेवल पर भारत को प्रवोक करने की कोशिश करी है, ये भारत की सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय की बहुत, मैं कहता हूँ, मैच्योरिटी है कि अभी तक वो प्रवोक नहीं हुए हैं। वरना हर वो काम किए गए हैं जिससे कि कोई भी स्वाभिमान वाला देश यहाँ पर रिएक्ट करेगा, प्रतिक्रिया देगा। हालांकि हिंदुस्तान में लोगों ने दबाव बनाया, यहाँ पर रैलीज निकली कि वहाँ हिंदूज बहुत टारगेट हुए हैं और वो इनोसेंट लोग हैं, वहाँ सालों से सदियों से रहते हैं। तो एक तो बड़ा मुझे गेम लगता है जो कि डीप स्टेट खेलती है वहाँ पे, और इसकी बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स भी हैं कि CIA क्या चाहता है, ISI का वहाँ पर क्या है। इसका जिक्र तो हम लंबे समय में करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई कहानी बने, फिल्म की कहानी बने, तो आप यकीन मानिए कि वो उतनी इंटरेस्टिंग और इतनी ज़्यादा रिवीलिंग होगी कि किस तरह से एक पूरी बैठी हुई सत्ता को उखाड़ के फेंका जाता है। ये डिसेंट मैन्युफैक्चर्ड है, ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें पीछे से कोई पंप कर रहा है, इसमें कहीं से पैसा है, किसी के इंटेंशन है, यूनुस जैसे चेहरे हैं, बड़े बड़ा CIA या फिर बड़े देशों का पैसा है, और पॉलिटिकल इस्लाम है, पूरा पॉलिटिकल इस्लाम है, जिसमें कि वो भारत के विरोध की बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बात करेंगे और भारत को उकसाने की बात करेंगे। आप ये सोचिए कि जिस देश को बनाने में हमारे सैनिकों ने खून बहाया हो है, आप 71 वॉर की बात करिए, वो एक ऑफिशियल फिगर आपको पता चल जाएगा कि मित्र वाहिनी को बनाने के लिए भारत के सैनिकों ने वहाँ पर खून बहाया। वही देश एहसान मानने की बजाय पिछले तकरीबन, मतलब आप देखिए तो भारत मुश्किल से 2-3 साल, मुजीब की हत्या जब तक हुई है 75 में, तो 4 साल मुश्किल वो ठीक रहा है, या फिर शेख हसीना का थोड़ा कार्यकाल, वरना वहाँ हमेशा एंटी इंडिया फीलिंग रही है। ऐसा ही पूरा गेम वहाँ पर करता रहा है। वो सब भूल गए कि जिस जेनोसाइड को वहाँ की आर्मी ने किया, यानी कि याहिया खान की सेना ने जिस लेवल पर वहाँ पर ऑपरेशन चलाया था, उस सब को भूल गए हैं। वो तो कहते थे कि हम आपकी नस्लें बदल देंगे। वो नस्लें बदलने की बात हमने भी देखा था, नस्लें बदल देंगे। जितने वहाँ पर बलात्कार हुए थे उसके बाद कई ऐसे वहाँ पे बच्चे भी पैदा हुए हैं जिनके बलात्कार हुए थे, तब ये भी कहा गया था सर कि हम अपने DNA छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है अब वही DNA जो है ना, वो उबाल मार रहा है। और जिस तरह से भारत विरोधी नैरेटिव पिछले 1 साल में शेख हसीना के भारत छोड़ने के बाद से जो बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद यूनुस को बाइडेन ने बैठाया था, ये बिल्कुल साफ बात है। क्यों बैठाया था? शेख हसीना से उनका जिस आइलैंड को लेके उनका विवाद हुआ था, वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया था। लेकिन पत्ते तब पलट जाते हैं जब बाइडेन चले जाते हैं और ट्रंप आ जाते हैं। वो ट्रंप जो यूक्रेन को भी पैसा नहीं दे रहे हैं, वो ट्रंप जो बांग्लादेश को भी पैसा नहीं दे रहे हैं। यूनुस के पास कहा जाता है कि एक आसरा है, वो चाइना का था, तो शायद वो चीन के मोहरे बन चुके हैं। लेकिन ये जो भारत विरोधी पूरा माहौल वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, इसमें सीधे सीधे कट्टरपंथियों और कट्टरपंथियों में भी ISI का वहाँ पर पूरी तरह से हाथ है, उनकी पकड़ वहां पर मजबूत है। बिल्कुल, मैं इसको एक दरअसल उस अंदाज में देखता हूं कि जिस हिसाब से 71 की वॉर की हमने बात करी, भारत के लिए वो मित्र देश था। हम उनके लिए एक तरह से वो बड़े भाई के तौर पर थे कि हमने पाकिस्तान के पंजाबियों से उनको बचाया था, बंगालियों को बचाया था, तो हम एक तरह से वो थे। लेकिन आप उसके बाद देखिए कि 71 के यानी कि 70 के दशक में ही ये स्टार्ट शुरू हो गया था। एक बड़ी अच्छी किताब है जो कि जिसका जिक्र मैं कहूँगा, वॉर एंड सेसेशन, पाकिस्तान, इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ये किताब थी रिचर्ड सेशन की थी, जो 90 में आई थी किताब। और इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से ISI ने वहाँ पर रेडिकल इस्लाम को, मौलवियों को, वहाँ पर जो हार्डलाइनर्स हैं उनको टैप किया और एंटी इंडिया फीलिंग, इस्लाम को जगाना है, हिंदुओं के खिलाफ बातें करनी है, तो वो रिलीजियस कार्ड उन्होंने खेलना शुरू किया और वो उसकी जड़ें वहाँ मजबूत होती चली गई। भारत इस मामले में पिछड़ गया और ये अपने आप में एक हम उसी का कहते हैं कि फल भुगत रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताता हूँ, 1979 में 79 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी थी, तो पूरा माहौल बिगड़ गया था। और बल्कि बहुत लोग मानते हैं कि दरअसल पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में जो कुछ भी ये लड़ाई, मुजाहिदीन, इस्लाम की आग शुरू हुई, वो वहीं से शुरू हुई थी। अमेरिका आ गया था, CIA, और फिर उधर सऊदी अरब और पाकिस्तान के जिया उल हक ने पूरा का पूरा वो किया था। इंदिरा गांधी उस दौरान सोवियत संघ के उसमें गई थी और सोवियत संघ में उस समय ब्रेजनेव वहाँ के एक राष्ट्रपति और सर्वेसर्वा होते थे।
तो ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने शायद इनफॉर्मल बातचीत में ये कहा था उनसे कि आपने ये क्या कर दिया, आपने सेना भेज दी है और वहाँ पर अब अमेरिका और पाकिस्तान सऊदी अरब आ गए, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हम हिंदुस्तान कश्मीर लगा हुआ है वहाँ से, और ये सब जो वहाँ पर तासुबी ताकतें हैं, मतलब ये जो रेडिकलाइज फोर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ भी आएंगे, और वो अल्टीमेटली आए भी, 90 में तो आ भी गए। तो उस दौरान कहते हैं कि ब्रेजनेव ने ये कहा था कि मिसेस गांधी, आपने जो गलती 71 में बांग्लादेश में की वो मैं नहीं करूँगा। मतलब उनका कहना ये था कि आपने अपने सैनिकों का खून बहाया, आपने अपनी सेना वहाँ पर भेजी और आप छोड़ कर चली आई, खुला ग्राउंड मिल गया एसआई को। और 93,000 सैनिक जो आपने 93,000 तो उनको आपने खाना खिलाया, बिरयानी खिलाई, समझौते के टेबल पे आपने वापस कर दिया बिना किसी ऐसी डील के जिससे भारत को कोई फायदा कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो डिजास्टर था। मतलब उसके लिए तो कहते हैं कि इंडिया वॉन द वॉर ऑन द बैटलफील्ड बट लॉस्ट द वॉर ऑन द टेबल। हम टेबल पर लड़ाई हार गए। तो ये तो कहा ही जाता है। तो मेरा कहना है कि बेसिकली वहाँ पर पॉलिटिकल इस्लाम को, रेडिकलाइजेशन को जो आईएसआई ने 70 के दशक से स्टार्ट किया है, 79 के आसपास से स्टार्ट किया है, वही गेम आज भी चल रहा है। वो लगातार टैक्टिकल वॉर जीतते हैं भारत के खिलाफ। उनका 1000 कट्स ऑफ इंडिया देने की उनकी जो पॉलिसी है वो चलती रहती है उसमें। तो इस समय थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो है भारत के लिए। गुस्सा बहुत आता है कि देखिए ये वही देश है जो हमारे लिए बातें कर रहा है। यानी कि वही कहते हैं कि दिल्ली का भी हम गर्दन काटेंगे और हम 7 सिस्टर्स को ले लेंगे। यही बात है अनुराग जी कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब तक हम लगातार इस बात को लेके, भारत में भी रोष रहा है कि शेख हसीना के जाने के बाद उनके खुद के 1400 कार्यकर्ता उनकी पार्टी के मार दिए गए, हिंदुओं पे जो अट्रॉसिटीज शुरू हुई, ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के कार्यकाल में नहीं होती थी, लेकिन शेख हसीना का कहीं ना कहीं नियंत्रण था, भारत के वो हितैषी थी, भारत की मित्र थी, भारत को उनसे जो है उम्मीद भी थी। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, भारत की जनता खामोश रही। भारत की सरकार ने भी कहा कि चलो हम नजर रखे हुए हैं। लेकिन जब आप 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, जब आप पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर को दिखा देते, तो सीधे सीधे आप भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। क्या ऐसे में डिप्लोमेटिकली भारत को अभी भी शांत रहना चाहिए, या अब समय आ गया है कि भारत को इसका जवाब देना चाहिए, या फिर इस उकसावे से बचना चाहिए, या अब रिटेलिएट करने का समय है? देखिए, मैं इसको डिप्लोमेटिकली तो मैं मानता हूं कि इंडिया संभवतः बहुत संभल कर खेल रहा है। उसमें तो मेरे को भरोसा है कि आप किस तरह से आइसोलेट करते हो। डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम नहीं है तृप्ति। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को उकसाकर आप उस लेवल पर ले जाएं जहां पर मिलिट्री कार्रवाई हो जाए। आप ये कहेंगे कि जी हम आपको पास वो भेज देंगे, कल को हो सकता है कोई अटैक आप पर करवाने की कोशिश करो, कल को हो सकता है कि आप वहाँ पर सिमी थी एक ज़माने में, ऐसे फोर्सेस को भेजो कि आप वो 7 सिस्टर्स को काटने की वो जो चिकन स्नैक है वहाँ पर कुछ कोशिश करो। कल को हो सकता है कि इंडियन एम्बेसी पर आप दोबारा अटैक करने की कोशिश करो, हमारे कुछ जैसा कि ईरान में कुछ किया था एक ज़माने में, अमेरिकन एम्बेसी को किया था। तो ये सारे के सारे कंसर्न ज़रूर हैं, लेकिन पूरा का पूरा उकसावा तो भारत के लिए है। पर मुझे लगता है कि अभी उससे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को लेकर है कि जो भारत ने संभवतः एक बहुत ही समझदारी वाला गेम पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ था पिछले तकरीबन 8-9 सालों में, वैसा गेम करने की ज़रूरत है। और ये एक्सपोज होंगे अगर हमने थोड़ा सा समय संभाल के चले और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करा, तो बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी याद रखने की बात है कि जब ये लोग कहते हैं जो वहाँ पर शेख हसीना के की विरोधी पार्टियाँ हैं, मतलब वो यूनुस हो जाएं चाहे बीएनपी वाले हो जाएं, कि देखिए बहुत करप्शन था। एक वो आरोप लगता है कि शेख मुजीब ने आकर बहुत करप्शन किया, भाई भतीजावाद फैलाया, और यही काम शेख हसीना कर रही थी, और शेख हसीना ने तो रिगिंग कराई है, फोर्सफुली इलेक्शन को जीता है। तो आप ये देखिए कि बांग्लादेश की जो भी जीडीपी की प्रोग्रेस की बात होती है वो शेख हसीना या फिर उसी के काल में होती है। ऐसा कौन सा काम बाकी के सरकारों ने कर दिया जिसके चलते बांग्लादेश बहुत बड़ा नाम दुनिया में है? बांग्लादेश में अगर डेमोक्रेसी या फिर एक्सपोर्ट की बात है, वहाँ कपड़ा अच्छा का व्यापार अच्छा होता है। वो सब यही है कि मुजीब की पार्टी शेख हसीना की पार्टी ने ही के दौरान हुआ है। उन्होंने एक इंटरनेशनल फेस दिया है पूरी दुनिया को कि बांग्लादेश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है। लेकिन अब उस डेमोक्रेटिक कंट्री को की अपनी प्रॉब्लम है। यूनुस के सामने प्रॉब्लम है कि अब गद्दी छोड़ें तो छोड़ें कैसे? आपने कह के तो भगा दिया था, आप तो चेहरा बन गए थे, नोबेल प्राइज़ वाले थे आप तो। अब इलेक्शन कराएं कैसे? किसको चेहरा बनाएं? अब इंडिया पर आरोप लगाना उनके लिए एक बड़ा आसान काम है, जो काम सदियों तक मतलब दशकों तक आईएसआई करती रही कि देखिए ये रॉ करा रही है, ये रॉ कराती है। जहाँ पर कोई अटैक होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, ये रॉ का काम है। बल्कि आप ये मानिए कि पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकों में जो प्राइमरी स्टेज पे होती है उसमें यही होता है कि ये भारतीय हिंदू हैं जो कि हमको एक नहीं होने देना चाहते, ये हमारे इस्लाम को लाने देना चाहते हैं, ये इन्होंने बांग्लादेश तक तोड़ दिया हमारा, ये हमारे पाकिस्तान को बनने देना नहीं चाहते हैं। तो
तो यही एक थ्योरी है जो कि वहाँ पर भी चल रही बिल्कुल। है। पाकिस्तान के लिए 1971 की वो जो टीस है ना, वो जो दर जो आप 1000 कट्स की बात कर रहे हैं, वो सोच लगातार बनी रही है और आईएसआई उस सोच में जो है खाद पानी डालती रही है। बांग्लादेश की अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, इस समय जो हालात हैं और जिस तरह का भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, उसमें बांग्लादेश में आने वाले चुनावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो फरवरी में होने वाले हैं। जिसकी हम बात करें तो उस्मान हादी, वो निर्दलीय लड़ने वाले थे, युवाओं का चेहरा थे और वो कट्टरवाद के भी खिलाफ थे और जिस तरह से वो ये अपने खालिदा जिया की पार्टी के भी खिलाफ थे। एक नई तरह की राजनीति करने की बात कर रहे थे। दूसरी वहाँ पर एक एनसीपी बनी है जो युवाओं की एक और पार्टी है, जो कि अभी तख्ता पलट के समय पे हमने देखी थी। तीसरा आपकी खालिदा जिया की पार्टी है। मोहम्मद यूनुस अपने दांव चल रहे हैं। ऐसे माहौल में जब बांग्लादेश बुरी तरह से आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है, आपको नहीं लगता कि भारत विरोधी माहौल बनाकर जो पाकिस्तान अपनी मंशाएं पूरी कर रहा है और जमात जो वहाँ पर है, कट्टरवादी जो माने जाते हैं, उनको वहाँ पर चेहरा बनाया जा रहा है, ये पूरा खेल कहीं ना कहीं पाकिस्तान आईएसआई का रचा हुआ लग रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि जिन किताबों का जिक्र मैंने किया है वो उन किताबों में ये बात स्पष्ट तौर पे की गई है कि 71 की जंग हारने के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने इस बात को माना नहीं था कि हमारे लिए है, और एक हर्ट और वो कहीं बदला लेने की भावना से वो ग्रसित रहे हैं, और उन्होंने उसका बदला लेने का बस एक ही तरीका सोचा कि भारत को शायद सांस्कृतिक तौर पर हम नहीं हरा पाएंगे, मतलब वो कनेक्ट जो है ईस्ट बंगाल का और वेस्ट बंगाल का वो हम नहीं कट कर पाएंगे, लिहाजा हम एक काम करते हैं कि हम रेडिकलाइजेशन बढ़ाते हैं, हम हिंदू वर्सेस और मुस्लिम की बाइनरी पैदा करते हैं, और हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल रहेगा तो फिर हो सकता है कि हमारी पॉलिसी चल जाए, फिर हम बंगाली और पंजाबी एक हो जाएं, और उसमें वो कुछ हद तक सफल हुए हैं। उसमें मैं मानूंगा कि वो चाहे बीएनपी का लगातार बीच बीच में जीतना रहा हो, जनरल अरशद आए थे 80s के दशक में, उन्होंने भी एंटी इंडिया स्टैंस लिया था, या बाकी के जो वहाँ पर आर्मी कू हुए हैं उन्होंने भी भारत के खिलाफ कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं अपनाया। तो ये आईएसआई का पूरा गेम है, और ये एक बड़ा वो चेहरा भी दिखाता है कि अल्टीमेटली इस्लाम कहीं ना कहीं हावी होता है, फिर वो चाहे बंगाली पंजाबी हों, शिया सुन्नी हों, वो अल्टीमेटली आ ही जाता है, और उसके आगे फिर सारे रैशनैलिटी इस्लाम की चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये अल्टीमेटली वहाँ पर भी होगा, और ये हमारे लिए एक टैक्टिकल सेटबैक ज़रूर है, मैं इसको मानता हूँ। भारत के लिए टैक्टिकल सेटबैक है। लॉन्ग टर्म वॉर जीतेगा भारत, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन छोटी लड़ाइयाँ में हमको नुकसान हो रहा है, इस बात को मैं हमेशा मानता हूँ कि ये हमारे लिए नुकसान है। हाँ, जो शरीफ उस्मान हादी शेख के जो पार्टी रही है इंकलाबी मंच, उन्होंने तो ये तक मांग कर दी है कि बांग्लादेश से भारतीय हाई कमीशन को हटा दिया जाए। 7 सिस्टर्स, और इसकी बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे एक युवक को आज जिंदा जला दिया गया, हिंदू युवक को। जिस तरह के अत्याचार वहाँ हो रहे हैं, देखिए दरअसल बात यह है ना कि भारत जिस तरह की कूटनीति अपना रहा है वो तब तक तो ठीक है, मतलब अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तब तक तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर काटने लग जाए तो फिर आपको इलाज करना पड़ता है। अब आप सीधे सीधे भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगाएंगे जिससे भारत की छवि खराब हो, जबकि भारत के इसमें कोई हाथ नहीं। ये भी साबित हो चुका है कि उन्होंने कहा कि गोली मारने के बाद वो असम में छिप गए थे, इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव फैलाया जाने लगा। भारत के खिलाफ जो माहौल बांग्लादेश में बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, आपको लगता नहीं है कि भारत के लिए अब ये समय है कि या तो इस तरह की कूटनीति कि पाकिस्तान जो अपनी हरकतें कर रहा है बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के वो बंद कर दे, या फिर भारत को अब एक कड़ा कदम उठाने का समय आ ही गया है? देखिए, दिक्कत दरअसल क्या होती है कि पागल में और एक समझदार आदमी की लड़ाई में लोग पागल से नहीं कहते हैं, समझदार आदमी से कहते हैं कि आप उसके लेवल पर मत आइए। वो तो आपको तैयार बैठा है अपने लेवल पर लाने के लिए। अगर आपने ये सोचा कि अगर एक कुत्ता काट भी रहा है, इंसान पे भौंक रहा है, तो इंसान भौंकता नहीं है, समझदार इंसान तो नहीं भौंकता है। भारत की दुविधा यही है, भारत किस लेवल पर जाए, इंडिया वो क्या उस लेवल पर उतरे कि वहाँ पर ये सारी बातें करे, सीधे जाके अपनी आर्मी को मौका दे। अगर आर्मी की बात है तो मुझे लगता है कि वो सुबह का नाश्ता कलकत्ता में करेंगे और दिन का लंच वो ढाका में आराम से कर सकती है भारतीय आर्मी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, अगर कल को मिलिट्री की बात करी जाए। पर दिक्कत ये है कि आप ऐसा करके आप वहाँ पर एक एंटी इंडिया फीलिंग को हवा ही दोगे, और यही संभवतः आईएसआई या फिर वहाँ के जितने भी जिहादी एलिमेंट्स हैं उनका गेम है। वो चाहते भी यही है कि आप ऐसा कर दीजिए, तो
आप प्रॉब्लम देखिए कि नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र था, वहां पर एंटी इंडिया फीलिंग बढ़ने का कारण क्या है? बांग्लादेश, आपके म्यांमार कुछ हद तक श्रीलंका, हाँ, श्रीलंका में भी वो एक ये बनाने की कोशिश करी गई है कि हमारे सांस्कृतिक संबंध होने के बाद भी ये कहते हैं कि देखिए ये बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड है भारत का, अपने को हेजेमनी के तौर पर पेश करता है कि हमारी बात मानो। दुनिया के सभी देश मानते हैं। अमेरिका है तो कर रहा है ना, श्रीलंका को मदद की ना। एग्जैक्टली, तो ये अमेरिका करता रहा है, पूरे वो कनाडा के लिए करता है, वो नीचे मैक्सिको के लिए करता है, वो क्यूबा के लिए भी करता रहा है एक जमाने में। तो ये बात वो कहते रहे हैं, उसके चलते वहाँ पर थोड़ा नेशनलिज्म फैलता है। नहीं, हमारी स्वाभिमान, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी सांस्कृतिक पहचान, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि बेसिकली आप निकले तो यहीं से हैं, आप यहीं का हिस्सा थे भारत का। तो अभी की स्थिति भारत के सामने दुविधा वाली ये होगी कि कितना जाएं और कैसे उसको टाइट रोप वॉकिंग करें। मिलिट्री ऑप्शन बहुत आसान ऑप्शन है, ये भारत के तमाम लोगों को, हमको, आपको बहुत बिग सेंस ऑफ विक्ट्री देगा, लेकिन ये डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं है। तो इस समय जो मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय, जयशंकर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, ये दौरान बड़ी समझ के काम कर रहे हैं कि आप चुप रह रहे हैं, डिप्लोमेटिकली मनाही है, एक सख्त संदेश भी है। यूनुस से मुलाकात नहीं हुई है प्राइम मिनिस्टर की उस तरह से। आप देखिए कि वो उन्होंने लगातार इस तरह के संदेश दिए हैं। अभी कल बुलाकर उन्होंने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बोल दिया है। तो अभी इस अंदाज में चलना ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे सामने एक मॉरलिटी का भी संदेश है। हम दुनिया में पीएम जाकर ये बोल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन आप युद्ध मत करो, हमारे सामने हमको और इधर उकसाने में लगे हुए हैं। तो ये एक थोड़ी सी दुविधा वाली स्थिति है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया इज प्लेइंग इट्स कार्ड वेरी वेल। आपको लगता है कि अभी जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, भारत शायद इसलिए भी शांत है कि एक बार वहां पर चुनाव हो जाएंगे? क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो पूरी दुनिया की नजर रहती है, कई पर्यवेक्षक जाते हैं, पहले तो भारत से भी जाते थे, बांग्लादेश में भी चुनाव होते थे, अमेरिका से भी जाते, अलग अलग देशों से जाते हैं। इस बार भारत को मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पर्यवेक्षक जाएंगे, लेकिन जब वो चुनाव होंगे और उसको आप निष्पक्ष वैसे भी नहीं बोल पाएंगे, इसमें आपने एक पूरी पार्टी को पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। शेख हसीना, जिनके वहां पर करोड़ों वहां पर समर्थक हैं, उसके बाद आपने वहां की जो निर्वासित, आपने एक तरह से भागने पर मजबूर किया, उनको बिना उनके प्रेजेंस के आपने फांसी की सजा दे दी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देखा जा रहा है और एक बार शायद चुनाव हो जाए और जिस तरह की वहां सरकार बनती है, आपको लगता है कि भारत को तब तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए और उस हिसाब से शायद भारत अपनी रणनीति तय करे? बिल्कुल, मुझे लगता है यही कारण है कि हम चुप होकर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। भारत को पता था, रॉ बन चुकी थी और भारत को ये पता चल गया था, RN काओ उस समय रॉ के चीफ होते थे, कि शेख मुजीब के खिलाफ मामला पक रहा है, वहाँ पर एक एलिमेंट है जो कि इनके खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है। हमको पता था, बल्कि इंदिरा गांधी ने उस दौरान RN काओ को बांग्लादेश भेजा भी था और शेख और मुजीब को आगाह किया था कि आप थोड़ा केयरफुल रहिए, आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। मुजीब ने उसका ध्यान नहीं दिया और अल्टीमेटली उनको अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। पता हमको दोबारा से भी था कि शेख हसीना के खिलाफ भी कुछ हो रहा है। इस बार सिर्फ इतना कर पाए कि हमने उनको जिंदा बचा लिया, उनको बाहर निकलने का मौका मिल गया और भारत तक वो पहुंच गई। हमने हेलीकॉप्टर की, क्योंकि जो हालात वहां बने थे उसमें ये तय था, जिस तरह से भीड़ घुसी थी, कि उनका बचना मुश्किल था। अभी एक किताब आई है उन्हीं के मंत्री, शेख हसीना के मंत्री रहे, जो आजकल शायद कोलकाता में है। अभी आप खोजेंगे तो नाम मिलेगा उनका किताब का विमोचन भी कुछ दिनों में होगा। उसके कुछ एक्सेप्ट में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि शेख हसीना लास्ट तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, उनको देश छोड़ना पड़ सकता है। और अल्टीमेटली उनके आर्मी चीफ या फिर उनके सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि नहीं देखिए, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर ली गई है, आपको यहाँ से निकलना होगा वरना जान खतरे में है। और फिर वो वहाँ से निकली और वो हिंदुस्तान आई। ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी ताकत का इजाफा नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर हम थोड़े से एक संभल कर चलने वाले देश रहे हैं। अभी थोड़ा हमने सख्त संदेश देना शुरू किया है, पहले तो वो भी नहीं देते थे। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा वेट करते हैं कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन जो कि वहाँ इनसे आजिज होगा, वो रिटेलिएट करेगा, वो BNP को के खिलाफ या फिर ये रेडिकल्स के खिलाफ होगा। और आप ये मानिए कि जो अटैक हुआ है वो भी तो वहीं के लोगों ने किया है। यही कहा जा रहा है ना कि जब आपने जिस पार्टी के 1400 लोगों को मार दिया, आप वहां पर अभी पूरा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कई तरह के राजनीतिक दुश्मन हो सकते हैं। इस तरह से बिना किसी सबूत के, साक्ष्यों के अगर आप भारत पर आरोप लगा रहे, तो पहले तो मंशा पे सवाल उठता है। दूसरी बात एक ये भी है, अनुराग, आखिर में ये भी पूछूंगी, शेख हसीना के बेटे हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सहयोग की अपेक्षा भी रख रहे हैं। शेख हसीना को लेकर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है।
अगर डिप्लोमेसी की बात करें, भले वो इस तरह से रिटेलिएट नहीं कर रहा या आर्मी नहीं भेज रहा या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, लेकिन भारत ने अपना ये रुख साफ कर दिया कि शेख हसीना को हम अपने यहाँ शरण देंगे, और अगर आपको नहीं पसंद है तो ये आपकी मर्जी। प्रत्यर्पण की कोशिश की उन्हें फांसी की सजा देने के बाद, उसमें भी जिस तरह की कूटनीति भारत ने अपनाई है, ना हाँ ना बस चल रहा है मामला। ये भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत जो है वो अब बांग्लादेश विरोधी हो गया है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इस नैरेटिव से भारत कैसे लड़ेगा, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई तो नैरेटिव की होती है। जमीन पे तो भारत जीत जाता है, षड्यंत्र रचने वाला आईएसआई जो है ये नैरेटिव की जंग लड़ रहा है आजकल। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है। ये तो नैरेटिव की लड़ाई जीतना आजकल के ज़माने में बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। और मैंने कहता हूँ कि मैं तो बहुत सीरियसली इस पर काम करता हूँ कि डिसेंट को आजकल मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, असंतोष को पैदा किया जाता है, आर्टिफिशियली पैदा किया जाता है। शेख हसीना को रखकर नो डाउट भारत एक संदेश दे रहा है कि जो वहाँ पर एंटी इंडिया वाली फीलिंग वाले लोग हैं, या जो शेख हसीना के विरोधी लोग हैं, कि देखिए हम तो कहते थे कि शेख हसीना तो भारत के लिए काम करती हैं, इंडिया ने बुला लिया उनको, सेव करके रखा हुआ है। ये सेम काम इंडिया को 62 के बाद चाइना की तरफ से झेलना पड़ा, क्योंकि हमने दलाई लामा को अपने शरण दी हुई थी, क्योंकि एक तो हमसे हमारा कल्चरल कनेक्ट था, बौद्ध धर्म यहाँ पैदा हुआ। तो ये आरोप तो है। जहाँ तक नैरेटिव की बात रही है, उसको तो आपको सिर्फ नैरेटिव के जरिए ही जीता जा सकता है। अपनी कहानी रखिए, शिद्दत से रखिए। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आप एक सिमिलरिटी देखिए। जुलाई में बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट होता है, इसको स्टूडेंट मूवमेंट कहा गया। कितना वायलेंस है भाई। अगर आपको शेख हसीना से प्रॉब्लम थी तो शेख हसीना को भगा दिया था आपने, फिर तो आप जश्न मनाते। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था आपका? वहाँ के बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा था आपका? मूर्तियों ने क्या बिगाड़ा था? मंदिरों ने क्या बिगाड़ा था? सेम काम कुछ महीने के बाद में नेपाल में होता है। वहाँ पर तो वायलेंस नहीं हुआ, वहाँ तो मुस्लिम्स पर अटैक नहीं हुआ। वो तो सारे के सारे हिंदू बहुल राज्य है। वो तो पहला हिंदू राज्य था एक ज़माने में, तो देश था वो तो। वहाँ तो अटैक नहीं हुआ, वहाँ तो फिर शांत भी हो गया। अब तो वहाँ पर उसी समय शायद कुछ लोगों की मौत हुई थी वहाँ पर, देखा जाए तो। ये सिविलाइजेशनल भी एक अपने आप में संदेश है कि कोई सभ्यता दरअसल किस हिसाब से रिएक्ट करती है। और यही संदेश संभवतः दुनिया में जाएगा कि एक देश जो कि आपसे बड़ा है, जिस दिन चाहे आपको पीट सकता है, मतलब धर के दो दे सकता है। सब्र का इम्तिहान ना ले। उसके सब्र का इम्तिहान आप कब तक लोगे? तो ये एक भारत की तरफ से भी एक अच्छा संदेश दुनिया को है कि एक देश लगातार आपको उकसा रहा है। और मुझे लगता है कि संदेश संभवतः जाए और सेंस शुड प्रिवेल और वुड प्रिवेल। आई थिंक यही मैं कह सकता हूँ। आखिर में यही कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते भविष्य में आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जब तक रेडिकलाइजेशन रहेगा, जब तक वहाँ पर ये आईएसआई का वो नहीं जाएगा, तब तक तो नहीं हो सकता। और ये मैं लंबी लड़ाई देखता हूँ, इसको इतना जल्दी जाता हुआ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में बाइनरीज को लेकर जिस तरह से है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में अटैक हो, देख लीजिए आप किस तरह से वहाँ पर आइडियोलॉजिकली अटैक होता है, और चाहे वो पूरा का पूरा अभी भी मिडिल ईस्ट को हो, गाज़ा में चली रहा है। ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है जो कि बहुत जल्दी सॉल्व होती है फिलहाल दिखाई नहीं दे सकती। इसमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ। निश्चित तौर पे। और ये भी तय है कि भारत, जो बदलता हुआ भारत है, वह अपना रुख भी साफ करता है। अभी सिर्फ नज़र रखी हुई है बात, क्योंकि जब भारत की संप्रभुता पे आने लगी है तब देखेंगे कब तक सब्र भारत सरकार रखती है। लेकिन जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, उस दिन ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, इन्हें झुकना ही पड़ेगा। फिलहाल आप यहाँ पर आए, अनुराग जी, आपने बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।